एक टाइम था जब क्रिप्टो में एक लाइन बार बार सुनने को मिलती थी, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। और उसके बाद एक और लाइन, एक्सचेंज से निकालो हार्डवेयर वॉलेट में रखो। लॉजिक सिंपल था, एक्सचेंज हैक हो सकता है, तुम्हारा लैपटॉप हैक हो सकता है, फ़ोन में मालवेयर आ सकता है, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट, उसका पर्पस ही सिक्योरिटी है। और अगर हार्डवेयर वॉलेट की बात हो तो कोल्ड कार्ड का नाम ऑलमोस्ट हर सीरियस बिटकॉइन यूज़र की रिकमेंडेशन लिस्ट में मिलता था। बिटकॉइन ओनली, एयर गैप्ड, सिक्योरिटी फर्स्ट। लेकिन कुछ दिन पहले रेडिट पर पैनिक शुरू हुआ, एक्स पर वार्निंग्स आने लगी। रिसर्चर्स ब्लॉकचेन को देखते रहे और देखते ही देखते 100 ऑफ वॉलेट से बिटकॉइन मूव होना शुरू हो गया। पहले लोगों ने सोचा कोइंसिडेंस होगा, फिर नंबर्स बढ़ते गए और बाद में कॉइनकाइड ने खुद सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू की। क्वेश्चन ये नहीं था कोल्ड कार्ड खराब है, क्वेश्चन ये था अगर हार्डवेयर वॉलेट सिक्योरिटी के लिए बना है तो फिर इतने बिटकॉइंस ड्रेन कैसे हो रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हम किसी वॉलेट कंपनी या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट या डिस्करेज नहीं कर रहे। क्रिप्टो में अपना डिसीजन लेने से पहले खुद रिसर्च करना जरूरी है। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स और फंडामेंटल्स को वेरीफाई करेंगे। अब अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो शायद सोच रहे होंगे भाई कोल्ड कार्ड क्या है। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता है कि लोग कोल्ड कार्ड की ट्रस्ट क्यों करते थे तो हम ये भी समझ नहीं आएगा कि इंसिडेंट इतना बड़ा क्यों बन गया। कोल्ड कार्ड की नॉर्मल हार्डवेयर वॉलेट नहीं था, ये एक बिटकॉइन ओनली वॉलेट था। मतलब इसका पूरा फोकस बिटकॉइन पर है, ना इथेरियम, ना सोलाना, ना दूसरे कॉइन्स, सिर्फ बिटकॉइन। और बिटकॉइन कम्युनिटी में एक फिलॉसफी काफ़ी पॉपुलर है, डू वन थिंग बट डू इट रियली वेल। कोल्ड कार्ड भी कुछ इसी फिलॉसफी पर बना, फीचर्स कम लेकिन सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस। और शायद इसी वजह से जब भी कोई पूछता था लॉन्ग टर्म बिटकॉइन स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करूं, तो कोल्ड कार्ड का नाम ऑलमोस्ट हमेशा डिस्कशन में ही आता था। अब एक और वर्ड जो हमें शायद सुना होगा, एयर गैप्ड। नाम सुन के लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है। नॉर्मली हार्डवेयर वॉलेट को ट्रांजैक्शन साइन करने के लिए फ़ोन या कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है, USB, ब्लूटूथ या केबल से। कोल्ड कार्ड का आइडिया था जितना कम कनेक्शन उतना कम अटैक सरफेस, इसलिए बहुत यूजर्स माइक्रो SD कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन साइन करते थे। इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर गैप्ड होने का मतलब अनहैकेबल होना नहीं होता। क्रिप्टो में 100% सिक्योर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सिक्योरिटी का मतलब होता है रिस्क को कम करना, कंप्लीटली एलिमिनेट करना नहीं। और इसी रेपुटेशन की वजह से जब वॉलेट ड्रेन की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, कम्युनिटी शॉक में थी, क्योंकि कोल्ड कॉल जैसे सिक्योरिटी फोकस वॉलेट्स हेडलाइन में आ सकते हैं तो नेचुरली लोगों का दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, फिर सेफ क्या है। ऑनेस्टली मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन कुछ अलग नहीं था। मैंने सोचा शायद फिशिंग हुई होगी, या किसी ने फेक फर्मवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, या सीड फ्रेज किसी वेबसाइट पर डाल दी होगी, क्योंकि क्रिप्टो में ऐसे केसेस रोज़ होते हैं। लेकिन फिर एक और रिपोर्ट आई, और फिर एक और फिर और धीरे धीरे पैटर्न दिखने लगा। रेडिट पर यूजर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, एक्सपर्ट सिक्योरिटी रिसर्चर्स एड्रेस ट्रैक कर रहे थे, डेवलपर्स गिटहब और फर्मवेयर हिस्ट्री देख रहे थे, ब्लॉकचेन एनालिस्ट कॉइन्स की मूवमेंट मैप कर रहे थे। और क्रिप्टो की एक चीज़ मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगती है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस या कंपनी नहीं करती, कभी कभी पूरा इंटरनेट मिलकर इन्वेस्टिगेशन करता है। कोई ट्रांजैक्शन देख रहा है, कोई कोड पढ़ रहा है, कोई ओल्ड फर्मवेयर कंपेयर कर रहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा है। और धीरे धीरे पजल्स के पीसेस फिट होने लगे। सबने पहले एक बात क्लियर हुई, बिटकॉइन हैक नहीं हुआ था, ब्लॉकचेन परफेक्टली काम कर रही थी, नेटवर्क सिक्योर था, ट्रांजैक्शन वैलिड थे, तो प्रॉब्लम बिटकॉइन में नहीं थी। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या हैकर्स ने कोल्ड कार्ड को रिमोटली हैक कर दिया? अब तक उसका भी एविडेंस नहीं मिला। फिर कम्युनिटी ने एक और डायरेक्शन में देखना शुरू किया, अफेक्टेड वॉलेट्स में कोई कॉमन पैटर्न है क्या? और वहीं से स्टोरी ने एक नया अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। रिसर्चर का फोकस ट्रांजैक्शन से हटकर सीड जनरेशन की तरफ चला गया। और ऑनेस्टली यहीं पर मैंने भी पहली बार एक वर्ड दोबारा सीरियसली सुना, एंट्रोपी। और उस वक्त मुझे भी लगा, एक मिनट, ये इनविजिबल सी चीज़ इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे डाल सकती है? और क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए पहले हम एक बेसिक चीज़ समझना पड़ेगी, हार्डवेयर वॉलेट एक्चुअली प्रोटेक्ट क्या करता है? क्योंकि सरप्राइजिंगली उसका आंसर बिटकॉइन नहीं है।
अभी मैंने बोला था हार्डवेयर वॉलेट बिटकॉइन प्रोटेक्ट नहीं करता, और शायद सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन रियलिटी यही है। बिटकॉइन कभी भी तुम्हारा हार्डवेयर वॉलेट के अंदर स्टोर नहीं होता। बिटकॉइन हमेशा ब्लॉकचेन पर ही रहता है। तो फिर हार्डवेयर वॉलेट क्या करता है? सिर्फ एक काम, तुम्हारा प्राइवेट की इसको प्रोटेक्ट करता है, और प्राइवेट की को डायरेक्टली याद रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए हार्डवेयर वॉलेट तुम्हें 12 या 24 वर्ड्स देता है, जिसे हम बोलते हैं सीड फ्रेज। और सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स नहीं हैं, ये तुम्हारी पूरी बिटकॉइन आइडेंटिटी का बैकअप है। अगर किसी के पास ये वर्ड्स आ गए, उससे तुम्हारा कोल्ड कार्ड भी नहीं चाहिए, वो किसी भी कंपैटिबल वॉलेट में सीड रिकवर करेगा और ब्लॉकचेन उसे ओनर मान लेगी। इसीलिए हार्डवेयर वॉलेट का सबसे इम्पोर्टेंट काम ट्रांजैक्शन साइन करना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है एक स्ट्रॉन्ग सीड जनरेट करना। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन एक नए डायरेक्शन में चली गई। रिसर्चर्स ये देखना शुरू करते हैं ये सीड फ्रेज बनती कैसे है। अब ऑनेस्टली ये चैप्टर सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं अब टेक्निकल लेक्चर शुरू होगा। रिलैक्स, ये सिंपल गेम खेलते हैं। मैं बोलता हूँ 1 से 100 के बीच कोई रैंडम नंबर सोचो। क्या सोचा? 37, 51, 17। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, हम सबको लगता है कि हम रैंडम सोच सकते हैं। रियलिटी, हम बिल्कुल रैंडम नहीं होते। हम फेवरेट नंबर्स चूज़ करते हैं, बर्थडेज, पैटर्न्स, लकी नंबर्स। इसलिए अगर हार्डवेयर वॉलेट तुमसे बोले तुम ही रैंडम नंबर बता दो, तो सिक्योरिटी वहीं ख़त्म हो जाएगी। हार्डवेयर वॉलेट को तुमसे भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होना पड़ता है। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को क्रिप्टो की लैंग्वेज में बोलते हैं एंट्रोपी। जितना ज़्यादा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही इम्पॉसिबल होता है किसी अटैकर के लिए तुम्हारी सीड फ्रेज गैस करना। इसीलिए कुछ बिटकॉइन यूजर्स डाइस रोल भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद रैंडमनेस कंट्रीब्यूट करनी होती है। अब एक क्वेश्चन, हार्डवेयर वॉलेट इतनी रैंडमनेस लाता कहाँ से है? यहीं से स्टोरी का अगला करैक्टर आता है। RNG, रैंडम नंबर जनरेटर। नाम टेक्निकल है, कंसेप्ट सिंपल है। हार्डवेयर वॉलेट को रैंडम नंबर जनरेट करने पड़ते हैं, और उन्हीं नंबर से सीड फ्रेज बनती है। अब यहाँ 2 तरह के RNG होते हैं। पहला, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। ये फिजिकल वर्ल्ड से रैंडमनेस लेता है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइस, ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। दूसरा, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। ये सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम होता है, आउटपुट रैंडम दिखाती है, लेकिन वो एक मैथमेटिकली प्रोसेस फॉलो करता है। ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि हर PRNG इनसिक्योर होता है। बहुत सारे क्रिप्टोग्राफी PRNGs एक्सट्रीमली सिक्योर होते हैं जब उन्हें प्रॉपर एंट्रोपी से सीड किया जाए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रैंडमनेस की क्वालिटी ही कंप्रोमाइज़ हो जाए, और इन्वेस्टिगेशन में रिसर्चर्स इसी डायरेक्शन में देख रहे थे। अब तक इन्वेस्टिगेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी थी। बिटकॉइन सिक्योर थी, बिटकॉइन चेन सिक्योर थी, कोल्ड कार्ड रिमोटली हैक नहीं हुआ था, तो रिसर्चर्स फर्मवेयर देखने लगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल एनालिसिस सामने आया। कोल्ड कार्ड फर्मवेयर के अंदर हार्डवेयर RNG यूज़ होना चाहिए था, लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन इशू की वजह से कुछ अफेक्टेड फर्मवेयर वर्जन्स में सॉफ्टवेयर फॉलबैक पाथ यूज़ हुआ, यानी वॉलेट एक्सपेक्टेड हार्डवेयर रैंडमनेस की जगह एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रैंडम जनरेटर पर डिपेंड कर गया। वॉलेट नॉर्मली काम कर रहा था, ट्रांजैक्शन साइन होती रही, स्क्रीन भी नॉर्मल थी, किसी यूजर्स को कुछ अनयूजुअल दिख नहीं रहा था, और शायद इसी वजह से ये इशू इतने सालों तक किसी की नज़र में नहीं आया। कॉइनकाइट के बाद में एडवाइजरी इशू की, अफेक्टेड फर्मवेयर आइडेंटिफाई किया और यूजर्स को रिकमेंड किया कि अगर उनका वॉलेट अफेक्टेड स्कोप में आता है तो सिर्फ फर्मवेयर अपडेट ही नहीं, एक नई सीड जनरेट करके फंड्स माइग्रेट भी करें, क्योंकि अगर सीड ही वीक जनरेट हुई थी तो अपडेट पुरानी सीड को मैजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। अब एक सवाल जो सोशल मीडिया पर बहुत पूछा गया, क्या AI ने कोल्ड कार्ड हैक कर दिया? नहीं। AI ने बिटकॉइन हैक कर दिया? नहीं। AI ने क्रिप्टोग्राफी ब्रेक कर दी? नहीं। लेकिन AI और मॉडर्न कंप्यूटिंग ने अटैकर्स और रिसर्चर्स दोनों की स्पीड बढ़ा दी। जब सर्च स्पेस छोटा है तो GPUs, ऑटोमेशन और AI असिस्टेड एनालिसिस पॉसिबली कॉम्बिनेशंस को पहले से कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी एनालाइज कर सकते हैं। AI कल्प्रिट नहीं थी, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन और लार्ज स्केल एनालिसिस को फास्ट जरूर बना दिया। और इसी इंसिडेंट ने हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया। हार्डवेयर वॉलेट खरीद लेना ही सिक्योरिटी नहीं होती, उसके फर्मवेयर को समझना, ऑफिशियल एडवाइजरी फॉलो करना और सिक्योरिटी एग्जाम्पल्स को वेरीफाई करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन, अब करें क्या?
बिटकॉइन रखे कहाँ? देखो, इन्वेस्टिगेशन अभी भी इवॉल्व हो रही है, नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं और इसीलिए कंक्लूजन्स में जल्दी करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं पर्सनली क्या करता, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं अपने सारे बिटकॉइन एक ही वॉलेट में नहीं रखता, मैं उन्हें मल्टीपल वॉलेट्स में डिवाइड करता। ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ मेरा करंट रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कोई नई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आएगी, हम उसे भी वेरीफाई करेंगे। मैं हूँ गस्तम, ये है वर्स द फंडामेंटल।